बच्चों, आपको जो है पढ़ाया जा रहा है पेपर पिछले वर्षों का। आज हम लोग पढ़ेंगे 2024 का पेपर। 23-24 है, मतलब 2024 का पेपर। अब जुलाई से सेशन शुरू होता है, जून में खत्म होता है, इसलिए 23-24 लिखा हुआ है, तो आप इसे 24 का पेपर कह सकते हैं। यदि आपने जो है 23 का नहीं पेपर पढ़ा है तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, इनकम टैक्स दोनों का। फिर आपको 24 का जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर मिल जाएगा। 25 में जो है केवल एक ही पेपर हुआ था, क्योंकि तब 4 वर्षीय बीकॉम 2025 से शुरू हो गया था और 26 में आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इस हिसाब से आपके पास जो है 25 कई सारे पेपर हो जाएंगे। अगर उन सभी पेपर को आप पढ़ लेंगे तो उम्मीद है कि 250-300 क्वेश्चन तो आपके पेपर से ही मिल जाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। आपको टाइम से पेपर मिल जाए, इसलिए सभी यूट्यूबर वही बात कहते हैं जो सभी कहते हैं वही हम भी कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए, ताकि आपको जो है वीडियो अपलोड होते ही इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब ज़्यादा दिन एग्जाम में बचा नहीं है। आज हम लोग 17 मार्च को ये क्लास ले रहे हैं। उम्मीद है कि ठीक 1 महीने बाद आपका एग्जाम शुरू हो जाए, तो समय कम है, पढ़िए। फिर इसके बाद आपको चैप्टर वाइज वीडियो जो है बना के दे दूंगा, तो आप पढ़ लेंगे तो अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ प्रोफेशनल टैक्स इज डिडक्ट अंडर द हेड सैलरी। बच्चों, सैलरी हेड में जो है जो डिडक्शन दिया जाता है मुख्य रूप से उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, उसके बाद इंटरटेनमेंट का डिडक्शन होता है जो केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है, और उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की भी एक लिमिट है, इंटरटेनमेंट की भी लिमिट है, लेकिन प्रोफेशनल टैक्स की कोई लिमिट नहीं होती। जितना भी आपने टैक्स पेमेंट किया उतने की आपको सैलरी हेड में छूट मिल जाएगी, यानी कि संपूर्ण राशि आपको छूट मिलेगा। तो कौन सा आंसर होगा? सी ऑप्शन, चुकाए गए व्यवसाय कर की संपूर्ण राशि। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम टैक्स फ्री अमाउंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 इज बिलो। देखिए, जब कर्मचारी रिटायर होता है उस समय जो है कर्मचारी जितने वर्ष तक काम किया होता है उसके बदले में उसको जो है जिस भी संस्था से रिटायर होता है, आमतौर पे सरकारी संस्था में ही मिलता है, या जो मान लीजिए सरकारी नियमों पे चलने वाली कंपनियां हैं। हम लोग के कॉलेज में ग्रेच्युटी का जो है एक डब्बा मिठाई भी नहीं देंगे सब रिटायर, पता नहीं भगवान क्या होगा तो कर्मचारियों को क्या मिलता है? ग्रेच्युटी मिलती है। अब वो ग्रेच्युटी लम सम अमाउंट मिलता है, यानी एक मुश्त मिलता है। तो इनकम टैक्स से कितने रुपए तक की छूट है? 2023-24 से पहले 3 लाख था, उसके बाद 5 लाख हुआ, अभी वर्तमान में कितना है? 20 लाख। यानी कि आपका असेसमेंट ईयर 2025 और 26 में कितना है? 20 लाख रुपए। 20 लाख तक अगर कोई व्यक्ति ग्रेच्युटी पाता है, बीच में 10 लाख भी था, तो 20 लाख तक अगर ग्रेच्युटी पाता है तो उस पर कोई टैक्स उसे नहीं देना होगा। नेक्स्ट है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू विच प्रोविडेंट फंड इज नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम। कह रहा है कि किस प्रोविडेंट फंड में जमा संपूर्ण ब्याज कर मुक्त नहीं है। आप जानते हैं कि जो प्रोविडेंट फंड होता है वो 3 तरह का होता है। एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, एक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, और एक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड वो सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है, उसमें कंट्रीब्यूशन और ब्याज दोनों कर मुक्त होता है। अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, उसमें भी जो है शुरू में क्या रहता है? कर मुक्त रहता है, जब रिटायर होते हैं तब लिया जाता है। जो स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, इसमें जो है जो ब्याज होता है वो 12.5% नहीं, कंट्रीब्यूशन है 9.5% तक जो है इंटरेस्ट रहता है वो टैक्स फ्री रहता है, और उससे ऊपर जितना मिलता है वो क्या हो जाता है? टैक्सेबल हो जाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जितना वो अपने रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करता है उस पर उसको 12% के रेट से इंटरेस्ट मिलता है। कितने के रेट से मिलता है? 12%। और वो अमाउंट बनता है, मान लीजिए सपोज दैट 6,000 रुपये। कितना बनता है? 6,000।
अब ये प्रश्न ऐसे भी तो पूछ सकता है न्यूमेरिकल के रूप में कि कोई व्यक्ति है जिसको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 12% की दर से ब्याज मिलता है और ब्याज की राशि कितनी है 6,000, तो टैक्सेबल अमाउंट बताओ, है कि नहीं, या एग्जेम्प्ट अमाउंट बताओ। दोनों तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग टैक्सेबल अमाउंट निकालते हैं। तो हमको पता है कि 6,000 कितने पे है 12% पे, और टैक्सेबल कितना होगा, तो 12% मिला है और 9.5% तक एग्जाम है, तो कितना बचेगा 2.5 क्या होगा टैक्सेबल होगा, तो इंटू कर दीजिए 2.5, तो 12 बचे 60 और 25 बचे 125, एक जीरो लगा दिया, यानी 1250 रुपया क्या हो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। अब ऐसे ही एग्जाम अमाउंट के पूछे तो यहाँ क्या करोगे 9.5 से मल्टीप्लाई करा दोगे। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10AA in the respect of encashment of leave will be। देखिए बच्चों, एक आपको कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ। जब भी सेक्शन 10 है, कई बार ऐसा होगा कि आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा एग्जाम्प्ट अमाउंट है, और अगर सेक्शन के साथ दिया हुआ है तो सेक्शन 10 में सब एग्जाम्प्ट अमाउंट के बारे में ही बातें की गई। अब वो चाहे 10(1) हो 10(2) हो, यानी सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, सेक्शन 10 सब सेक्शन 2, ऐसे करके देगा। तो सारे 10 वाले जो होते हैं वो एग्जाम्प्ट होते हैं। अब उन्हीं में से एक सेक्शन कौन सा है 10AA, जो किसके बारे में बताता है इनकैशमेंट ऑफ लीव। इनकैशमेंट ऑफ लीव का क्या मतलब होता है कि जो कर्मचारी छुट्टियों में काम करता है, यानी कि छुट्टी है लेकिन वो छुट्टी के दिन भी काम किया है ना, घर पे जाता नहीं बीवी के डर के मारे, है ना, तो सोचता है कि सबसे बढ़िया क्या है ऑफिस में ही काम कर लो, तो वो छुट्टियों में काम करता है। अब कई विभाग ऐसे हैं सरकारी विभाग जिसमें मजबूरी हो जाती है, जैसे मान लीजिए पुलिस विभाग है। अब दीपावली की छुट्टी तो सार्वजनिक छुट्टी है, इन बेचारों को जो है छुट्टी के दिन काम करना पड़ता है। होली है सार्वजनिक है लेकिन हुड़दंग ना हो, इसलिए जो उनको ड्यूटी में लगना पड़ता है। रामनवमी आ रहा है, रामनवमी का जुलूस निकलेगा, सबकी छुट्टी रहती है, लोग जुलूस में शामिल होते हैं, वो बेचारे जो है जुलूस के साथ रहते हैं, कोई जुलूस पे पत्थर ना फेंके। तो ऐसे में पुलिस में आर्मी में क्या है छुट्टी चल रही है, तभी लड़ाई लग गया तो आपको छुट्टी में जाना पड़ेगा। क्यों? ऐसे अन्य विभागों में आवश्यकता के अनुसार क्या होता है छुट्टियों के दिन भी कर्मचारी को काम करना पड़ता है। तो जो उनको नॉर्मल वेज मिलता है, नॉर्मल सैलरी मिलती है, वो तो मिलता ही मिलता है। अब वो छुट्टी के दिन काम किए हैं तो उनको अतिरिक्त पैसा मिलेगा, उसी को कहते हैं लीव इन कैश, यानी जो छुट्टी थी उसको आपने क्या कर लिया कैश में भुना लिया। बात समझ में आया? अब कुछ लोग ड्यूरिंग द पीरियड ले लेते हैं, यानी कि जब वो जॉब में रहते हैं तभी ले लेते हैं, अगर वो जॉब के दौरान लिए तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर रिटायरमेंट पे लेते हैं तो सेक्शन 10 सब सेक्शन AA 10 लाख रुपया तक क्या करता है एग्जम्प्ट करता है, कहता है भाई इनकम टैक्स ये विशिष्ट प्राणी है कि नहीं है, ये छुट्टियों में भी काम करता है, तो कम से कम इसे 10 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। कहता है बेटा काम करते रहो, है ना, जब पैसा मिलेगा तो 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये सब सैलरी हेड का चल रहा है, ऊपर के 4 क्वेश्चन किसके थे सैलरी हेड के थे, 5वां भी किसका है सैलरी हेड का। लिखा है सैलरी रिसीव इन लीव ऑफ अनअवेल्ड लीव ड्यूरिंग द सर्विस सैलरी। अच्छा अभी जो मैं बताया हूँ वही प्रश्न है, मैंने बोला कि अगर आप ड्यूटी के दौरान ही उसको इन कैश करवा लेते हैं, जैसे साल बीता क्या है साल भर में जितना 26 जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक सब ड्यूटी किए हैं, है ना, सारा पैसा हमको दे दो, तो वो क्या होगा कह रहा है सेवा के दौरान न ली गई छुट्टियों के प्रतिफल की करदाता को प्राप्त वेतन राशि क्या होती है फुल्ली टैक्सेबल। अब कब छूट मिलेगा जब रिटायर होने के बाद लेगा तो कितना छूट मिलेगा 10 लाख, ये पिछले क्वेश्चन में था। और अगर ड्यूटी के दौरान ही ले लिया मतलब नो सर्विस पीरियड में ही ले लिया तो फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है ना, याद रहेगा, बोलेगा तो नहीं ना। अब आया रेंट फिक्स अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। अब ये क्वेश्चन आ गया बच्चों हाउस प्रॉपर्टी से, 5 क्वेश्चन किससे था सैलरी हेड से था। अब अगला क्वेश्चन किससे आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कह रहा है कि रेंट फिक्स अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत जो रेंट निर्धारित किया जाता है उसे स्टैंडर्ड रेंट कहते हैं। जो म्युनिसिपैलिटी के द्वारा रेंट तय किया जाता है उसे म्युनिसिपल वैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। जो लोकेलिटी के हिसाब से तय होता है उसको फेयर रेंट कहते हैं। बात समझ में? जैसे मान लीजिए सपोज है कि गोरखपुर में गोलघर में आपका जो है कोई मकान है, अभी तक आप रह रहे थे, अब आप दिल्ली जा रहे हैं तो आपके मन में आता है कभी इसको किराए पर उठा दें, है ना, तो सोचते हो इतना किराया तो मिल ही जाएगा। बात समझ में आया? उसको कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट।
ठीक है। और फेयर रेंट किसको कहते हैं? जो गोल घर के आसपास चल रहा होगा वो क्या कहा जाएगा? फेयर रेंट। तो हाउस प्रॉपर्टी में आपको किन किन शब्दों को जानना होता है? फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, है कि नहीं? और म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर में जो ज्यादा होता है वो एक्सपेक्टेड होता है। अभी हो सकता है क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर आर डिडक्टेड। देखिए हाउस प्रॉपर्टी में म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट म्युनिसिपल वैल्यूएशन के एक निश्चित प्रतिशत पे किया जाता है। अब मान लीजिए कि ये मकान है ना, सुंदर सा घर है, ये सुंदर सा घर है, ठीक है, दरवाजा भी बना है, हाँ ठीक। अभी मैं समझ कुत्ता वाला दरवाजा ऐसे तो दिखता है, क्यों? तो इंसान वाला घर है ना, थोड़ा वीआईपी है। तो इस घर को आपने किराए पर उठाया, तो मकान मालिक कौन है? आप। तो इस पर टैक्स किसको देना चाहिए? आपको देना चाहिए। अब दो बातें हो सकती है। क्या बात हो सकती है? कि जो ये आपका किराएदार है, ठीक, इससे आपने कह दिया, आप तो दिल्ली रहते हैं, ठीक है, तो आपने कह दिया कि भैया हमको किराया भी दे देना, अब जो इस पे टैक्स बनता है वो भी दे देना। हो सकता है कि नहीं हो सकता? या दूसरा हो सकता है कि आप खुद किराया दो और टैक्स स्वयं पेमेंट करो। तो प्रश्न ये है कि म्युनिसिपल टैक्स की छूट कब दी जाएगी? तो पहले दिमाग में फिट करो कि म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, जब मकान मालिक के द्वारा म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट किया जाएगा तभी डिडक्शन मिलता है। अब प्रश्न है कि डिडक्शन कितना मिलता है, ठीक है? क्या जिस वर्ष का म्युनिसिपल टैक्स होगा उसी वर्ष मिलेगा, या जितना संपूर्ण राशि दी जाएगी उतना मिलेगा? तो इससे कोई मतलब नहीं है कि किस ये प्रीवियस ईयर का है, जब एक्चुअल में पेड किया जाएगा किसके द्वारा? ओनर के द्वारा, और जितना अमाउंट पेड किया जाएगा उतने का डिडक्शन मिलेगा। चाहे 5 साल का एक ही बार जोड़ के दिया जाए, चाहे प्रति वर्ष दिया जाए, चाहे 10,000 दिया जाए, चाहे 50,000 दिया जाए, इससे कोई मतलब नहीं। जितना एक्चुअल पेड बाय ओनर होगा उतनी की छूट मिलेगी। अब प्रश्न ये है कि कब डिडक्शन मिलता है? जब ड्यू होता है? नहीं। अभी मैंने क्या बोला? व्हेन दे हैव बीन पेड बाय टेनेंट ना, किराएदार का तो होगा ही, किसके द्वारा होगा? ओनर के द्वारा। व्हेन दे हैव बीन पेड बाय ओनर, यानी जब इसका पेमेंट कौन करेगा? ओनर करेगा। जितना अमाउंट पेमेंट करेगा उतनी की छूट। अगला क्वेश्चन है इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी से। इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूट आफ्टर मेकिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ, ठीक है, यानी कि कितना कटौती मिलती है, मान कटौती कितना मिलता है। तो ये बच्चों अंडर सेक्शन 24 में बताया गया है कि एनुअल वैल्यू का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। एसडी कितना मिलता है? अंडर सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग एनुअल वैल्यू का 30%। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? बी ऑप्शन सही है। ये लिखा है ना 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। ये भी हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओन बाय द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी आपको ये बताना है कि निम्न के स्वामित्व वाली मकान संपत्ति की आयकर मुक्ति होती है, आती है, मतलब होती है, ठीक। ए सैलरी पर्सन, दूसरा है पेंशन होल्डर, तीसरा है ए पॉलिटिकल प्रॉपर्टी पार्टी और नन ऑफ दिस। अगर मान लीजिए आप वेतनभोगी हैं और आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है तो क्या उस पर टैक्स नहीं दोगे? आप ही तो देते हो, है ना। बिजनेसमैन भी क्या करता है? अपना टैक्स घर पे उधर के बचा लेता है। सैलरी होल्डर बेचारा बचा ही नहीं पाता, क्योंकि उसको पैसे किससे लेने होते हैं? किसी दूसरे व्यक्ति से लेने होते हैं, ओनर से लेना होता है, अरे अपने एम्प्लॉयर से लेना होता है। एम्प्लॉयर कहाँ है आपका टैक्स बचाने जाएगा, है ना। तो इस देश में सबसे ईमानदारी से अगर टैक्स भरने वाला कोई पर्सन है तो वो कौन है? सैलरी होल्डर, वेतनभोगी व्यक्ति। पेंशनर भी पेंशन भी तो वही उसी से मिलता है ना। ये भी व्यक्ति ईमानदारी से टैक्स भरता है। जो राजनीतिक पार्टियां के पास उनका जो है ऑफिस होता है भाजपा का है, समाजवादी पार्टी का है, सबका है, ये इन मकानों पे जो है टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राजनीतिक पार्टी। देखो 4 क्वेश्चन हो गए हाउस प्रॉपर्टी से। 5वां क्वेश्चन भी हाउस प्रॉपर्टी से लिखा है इफ द हाउस प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय एसएससी एज ए स्टॉक इन ट्रेड इनकम फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर द फॉलोइंग हेड। देखो भाई ये हाउस प्रॉपर्टी का नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी जैसा दिख रहा है लेकिन ये नहीं है। ये किस रूप में रखा है? स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखा है। ये प्रॉपर्टी डीलर है कि नहीं है? ये मोटका चक्का वाला गाड़ी खरीदेगा,
बात समझ रहे हो कि नहीं? आपने वहां गोरखपुर में कैसे प्रॉपर्टी डीलर है, बात दादा की बनाई हुई संपत्ति को बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि हम क्या है, प्रॉपर्टी डीलर। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो स्टॉक इन ट्रेड का मतलब बिजनेस से संबंधित है। यहाँ उसके लिए हाउस ही क्या है, मान लो आप बड़े बड़े शहरों में देखो तो लोग कॉलोनी बनवा करके जो है छोटे छोटे मकान बनवा के बेचते हैं, या बड़े बिल्डर जो होते हैं वो फ्लैट बनवा करके बेचते हैं, तो उनके लिए कोई स्टॉक है। कोई फ्लैट वाला उसमें नारियल नहीं फोड़ता, कौन नारियल फोड़ता है, जो उसको खरीदता है। बात समझ में आया? तो ये किस रूप में है, स्टॉक इन ट्रेड, व्यापारिक रहता है। तो ये किस में जाएगा बच्चों, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो 4 क्वेश्चन थे हाउस प्रॉपर्टी के। अब ये तीसरा हेड से आ गया, बिजनेस हेड से पहला क्वेश्चन। अगला है सेलेक्ट ए करेक्ट ग्रॉस एनुअल वैल्यू का। ये तो हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये किसका है, हाउस प्रॉपर्टी। वो बिजनेस प्रोफेशन का क्वेश्चन था, लेकिन वो हाउस प्रॉपर्टी के एक्सेप्शन में पढ़ाया जाता है, तो उसको भी हाउस प्रॉपर्टी भी जोड़ सकते हैं। तो ये 6वां क्वेश्चन आपका होगा हाउस प्रॉपर्टी का। लिखा है म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 20,000, लिख लिया भैया। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, एमबी कितना है, 20,000। स्टैंडर्ड रेंट 21,000, रेंट रिसीव है 22,000। म्युनिसिपल वैल्यू 20,000, फेयर रेंट एफआर है 24,000 और एक्चुअल रेंट कितना है, 22,000। रेंट रिसीव 22,000, एक्चुअल रेंट 22,000। अब इन तीनों में जो ज्यादा है, ठीक है बच्चों, फिर स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है, 21,000 और जो है रेंट रिसीव है 22,000। अब इन दोनों में जो ज्यादा है, तो इन दोनों में ज्यादा कौन सा है, 24,000 और इन दोनों में ज्यादा कौन सा है, 22,000, ठीक है। अब आपको देखना है कि इन दोनों में कम कौन सा है, इन दोनों में कम कौन सा है, 22,000, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर कितना होगा, 22, ठीक है। एनुअल वैल्यू कितना माना जाएगा, 22, ठीक है। ये आपका फार्मूला है, फिर से समझा दे रहा हूं। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, इन तीनों में जो ज्यादा है वो लेना है। स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट, इन दोनों में जो ज्यादा है उसको लेना है। और फिर इन दोनों में जो क्या है, लेस, कम है, इन दोनों में जो कम है वो लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, 22,000। आगे बढ़ते हैं। Under which of the following circumstances the income from house properties is exempt from? कमाल हो गया, 7वां क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी से मिलने जा रहा है। करेक्ट, अंडर which of the following circumstances the income from house properties is exempt from? कौन सा exempt होता है? तो फार्म हाउस, ये एग्रीकल्चर फार्म हाउस कहाँ होता है, खेतों में होता है, जहां पर हल वगैरह अनाज वगैरह रखे जाते हैं, खाद पानी रखा जाता है और भी मजबूत बैठ के हुक्का पीते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हुक्का इसे नहीं पीते, इसे गांजा पिया जाता है। तो वो क्या होता है, फार्म हाउस। इनकम टैक्स कहता है कि ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है बच्चों। ट्रेड यूनियन, ये भी तो नेता ही होते हैं, ठीक है। अभी पिछला पढ़ा था कि राजनीतिक पार्टियों के पास होता है, तो ट्रेड यूनियन भी क्या है, नेतागिरी का अड्डा ही है, जो एक निश्चित चीज, जैसे कपड़ा उद्योग है तो कपड़ा का ट्रेड यूनियन रहता है, सोना है, गोल्ड है तो गोल्ड का ट्रेड यूनियन रहता है। इनके पास जो प्रॉपर्टी होती है, हाउस प्रॉपर्टी होती है, वो भी एक सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, ये भी है। तो क्या हो गया, ऑल ऑफ द एबव, सब, ठीक है कि नहीं, ऑल ऑफ द एबव। अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है और सेल्फ ऑक्युपाइड है, ये ध्यान रखना, क्या होना चाहिए, सेल्फ ऑक्युपाइड। और कितना होना चाहिए, अगर 2 है, पहले एक तक छूट मिलता था, ठीक है। अब जो है सरकार को समझ में आ गया कि एक घर में व्यक्ति जो है रहेगा तो बीबी से मार खाता रहेगा, इसलिए 2 घर का छूट दे दिया, ठीक। जब बीबी से मार खाए तो जाकर उस घर में रोए, क्यों, इसके लिए इनकम टैक्स में कितना छूट है, 2। कैसा होना चाहिए, सेल्फ रेसिडेंशियल। अगर वो लेट आउट है तो एक भी है तो वो टैक्सेबल होगा। भले आप किराए मकान में रहते हो, अपना मकान किराए उठा रहे हो तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब स्वयं जिसमें आता है। करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, which of the following is entitled to claim deduction for depreciation? यानी कि डेप्रिसिएशन के लिए कौन क्लेम कर सकता है, कौन कर सकता है ना, हाँ ठीक है। which of the following is entitled to claim deduction from depreciation? निम्न में से कौन ह्रास की कटौती की मांग कर सकता है। एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन किसका, कौन लगाता है, जो ओनर होगा वो लगाएगा ना, हाँ, कि किराएदार नहीं ना। मान लीजिए आप किराए पे सामान मंगाते हो, ठीक है, मान लीजिए सोनी की मौसी की शादी थी, उसमें टेंट आया, टेंट फट गया तो इनका क्या नुकसान होगा, नुकसान किसका होगा, टेंट हाउस वाले का होगा, क्यों, तो ओनर जो मालिक होता है वो डेप्रिसिएशन की मांग करता है। तो किराएदार मालिक होता है क्या, नहीं होता है। लीजी, पट्टाधारी,
ये भी मालिक नहीं होता है, एक निश्चित समय के लिए उसको पट्टे पे मिला होगा। हायर परचेजर जो होता है वो ओनर होता है, क्योंकि हायर परचेज को उसने वस्तु खरीदा है। मान लीजिए किस्त पे गाड़ी आपने खरीदा है तो गाड़ी के मालिक आप ही होगे ना, क्यों? तो करेक्ट आंसर क्या है? सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन विच वैल्यू ऑफ एसेट यूज जनरल बिजनेस डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड। कह रहा है कि अगर कोई सामान्य व्यापारिक संपत्ति के किस मूल्य पर ह्रास लगाया जाता है। पहला है कॉस्ट वैल्यू, दूसरा है मार्केट वैल्यू, तीसरा है रिटन डाउन वैल्यू और उसके बाद नॉन ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, जो सामान्य व्यापारिक संपत्ति होती है उसमें जो है इनकम टैक्स में बताया गया है कि डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगेगा? जो उसकी रिटन डाउन वैल्यू होगी उस पे। यानी मान लीजिए सपोज है कि 1 लाख का आपने संपत्ति खरीदा तो पहले साल डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 1 लाख पे लगेगा, तो मान लो 10,000 लग गया। अब अगले साल कितना बचा? 90,000। इस 90,000 को क्या बोलते हैं? रिटन डाउन। अब अगले बार डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 90,000 का 10% लगेगा, न कि 1 लाख पर लगेगा। आया समझ में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिटन डाउन। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, ये सब सेक्शन 32 में बताया गया, बिजनेस प्रोफेसर के सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर है। 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है केवल एक सेक्शन से, आप समझ सकते हैं। लिखा है व्हाट इज द रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन पे जो रेट होता है बच्चों वो 20% होता है। ये किसको मिलता है 20%? तो सेक्शन 32 में बताया गया है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली, प्रोडक्शन करने वाली बिजनेस जो प्रोडक्शन का काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, वो नया प्लांट मशीन नहीं खरीदता है। ठीक है, क्या सेकंड हैंड नहीं। अगर नया प्लांट मशीन खरीदता है तो नॉर्मल जितना डेप्रिसिएशन उस पर मिलता होगा, मान लीजिए कि उस पर 15% नॉर्मल है। नॉर्मल रेट कितना है? 15%। ये नॉर्मल है। तो इनकम टैक्स कहता है कि आपने नया खरीदा है, ज्यादा पैसा लगाया, तो आप 20% और ले लीजिए। कितना? 20% और एडिशनल डेप्रिसिएशन। यानी उस एसेट पे पहले साल कितना लगेगा? 35% डेप्रिसिएशन लगेगा, 15% नॉर्मल और 20% एडिशनल। अब इस प्रश्न में पूछा कि अतिरिक्त कितना लगता है, तो अतिरिक्त कितना मिलेगा? 20%। अच्छा, किन पे मिलता है ये? नहीं, कौन सा? जो प्लांट मशीन लिए है। ये नहीं कि नया घर बनवा लिया तो नहीं, नया फर्नीचर बना लिया। फर्नीचर से क्या बनाओगे भाई? ठीक है, कुर्सी बैठे बैठे नया कुर्सी पैदा कर दोगे क्या? नहीं हो सकता ना। लेकिन प्लांट मशीनरी से क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संपत्ति पर ह्रास कटौती नहीं होगी? ठीक है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। इनमें से किस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता? बच्चों आप जानते हो कि एक चीज है जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। अगर गाढ़ा भी खरीद लो ना तो कुछ साल बाद उसका रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, गाढ़ा कहाँ होता है? आकाश में नहीं ना, भूमि में होता है कि नहीं? तो भूमि पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्योंकि भूमि की वैल्यू कभी कम होगी ही नहीं, उसको बढ़ना ही बढ़ना है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ये तो आप अकाउंट में पढ़े हुए हैं। अगला है रेंटल इनकम फ्रॉम accommodation provided to employees chargeable to tax under the head। अपने कर्मचारियों को प्रदत्त। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, वो अपने कर्मचारियों को रहने के लिए, जैसे मान लीजिए हम टीचर हैं और मेरा कॉलेज हमारे रहने के लिए टीचर कॉलोनी बना दे, बात समझ में आया? तो मैं रहूंगा किसमें? हाउस में। अब बच्चों से गलती ये हो जाती है कि वो सब सोचते हैं कि ये हाउस है तो ये हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, जो नहीं पढ़े वो गलत होता है। उससे जो इनकम होगी, किराया जो मिलेगा, उस टीचर कॉलोनी से जो किराया मिलेगा वो इस कॉलेज की इनकम मानी जाए। ठीक है, तो मान लीजिए बिजनेस है, वो अपने जैसे रेलवे, ठीक, तो रेलवे अपने कर्मचारियों के लिए आवास बनवाता है कि नहीं बनवाता है? बिजली विभाग है वो भी बनवाता है, पुलिस लाइन भी है, तो कुछ किराया लेते हैं। वो किराया जो है उस बिजनेस की इनकम मानी जाएगी, ना कि हाउस प्रॉपर्टी। यानी टैक्सेबल किस में होगा? बिजनेस हेड में होगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा। समझ गए होंगे आप? करेक्ट आंसर क्या होगा? व्यापार अथवा पैसे से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कैपिटल एक्सपेंडिचर on a scientific research related to the business carried by the SSC is allowed as a deduction at the rate of। देखो अंडर सेक्शन 35 में जो है बताया गया है बिजनेस हेड के कि अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आप कोई पूंजीगत व्यय करते हैं, पूंजीगत व्यय का मतलब आपने प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदा, एआई टूल्स खरीदा,
है कि नहीं है? अब आजकल तो रिसर्च उसी से हो रहा है कि नहीं? सैटेलाइट आपने जो है टेलीस्कोप खरीदा, दूरबीन खरीदा, मतलब मशीनरी खरीदा, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ? तो उस पे आपने अगर पैसे खर्च किए तो 100% जितना भी आपने खर्च किया होगा उसका 100% आपको उसी वर्ष एज ए डिडक्शन छूट मिल जाए। अभी थोड़ी नहीं कि टेलीस्कोप खरीदे तो साले वर्ग खराब हो जाए, वो भले से यूज हो, इससे मतलब नहीं है। इनकम टैक्स रिसर्च को प्रोत्साहित करने के लिए कहता है कि जितना भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे उसका 100% आपको छूट मिलेगा। लेकिन अगर आपने जमीन खरीदा है तो उसके लिए छूट नहीं मिलेगी। बात समझ रहे हो नहीं? रिसर्च करने के लिए आपने जमीन खरीद लिया, उस पर बिल्डिंग बनवा लिया, तो बिल्डिंग का और जमीन की छूट नहीं मिलती है, केवल जो मशीनरी वगैरह होता है उसकी छूट मिलती है। नहीं तो लोग क्या करेंगे, घर बनवाएंगे, जमीन खरीदेंगे, खूब बढ़िया बंगला बनवाएंगे, एक कोने में दो टेलीस्कोप रख के कहेंगे हम तो यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं सूरज भगवान किधर से जा रहे हैं, बस समझ रहे हो, और छूट ले लेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप लोग थोड़ी नहीं। अगला है विच आर द फॉलोइंग डिडक्शन इज अलाउड, which are the following deduction is allowed? Provision for tax, trade tax, excise duty, interest due on loan from the state financial corporation, bonus paid to an employee for his service rendered। ठीक है, प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कटौती स्वीकृत है? ये बिजनेस हेड में सेक्शन 32 से लेकर के और जो है 36 तक बताया गया है एक्सप्रेसली अलाउड। ठीक है, सेक्शन 37 में बताया गया कि सामान्य रूप से जो है बिजनेस के सामान्य नियम के अनुसार से कौन से खर्चे कटौती योग्य हैं। ठीक है, और उसके बाद बताया गया एक्सप्रेसली डिसअलाउ, यानी कौन से खर्चे जो है स्पष्टतया डिसअलाउ हैं। अब उन्हीं में से एक प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कटौती योग्य है। देखो बच्चों, कर के लिए आप आयोजन करते हो, कोई भी प्रोविजन करते हो, ट्रेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इंटरेस्ट ड्यू टू लोन फ्रॉम द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, बोनस पेड टू एन एम्प्लॉय फॉर हिज सर्विस रेंडर्ड, यानी कर्मचारी को उनकी सेवाओं के बदले भुगतान किया गया बोनस। आप जानते हैं बिजनेस के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार अगर कर्मचारी को सैलरी दी जाती है वो तो खर्चे में गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा, यानी कटौती योग्य होगा कि नहीं होगा। अब हमने कर्मचारियों से कहा कि तुम खूब मेहनत से काम करो, खूब मेहनत से काम करो, इस बार अगर बढ़िया प्रॉफिट हुआ तो हम दिवाली में तुमको शिफ्ट कर देंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? कर्मचारी ने खूब मेहनत किया तो सारा प्रॉफिट हुआ और उसके बदले में उनको क्या मिला? बोनस मिला। तो जैसे सैलरी अलाउड है वैसे भी बोनस भी क्या होगा? अलाउ होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? डी। ठीक है, बाकी सब क्या है? डिसअलाउड है। अरे यहां तक नहीं, कहां तक? सी तक। बाकी सब क्या है? डिसअलाउड। आप बताइए, टैक्स, इनकम टैक्स देने के लिए आप टैक्स के लिए पहले से प्रोविजन करो, पैसे निकाल के रख ले रहे हो, ठीक, तो जोड़ेगा क्या? बात समझ रहे हो कि नहीं? अब वैसे ही आपका ये ट्रेड टैक्स और एक्साइज ड्यूटी वो भी, तो ये सब क्या है? डिसअलाउड। केवल अलाउ कौन सा है? डी। अगला क्वेश्चन है व्हिच आर द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक प्रोफेशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक विशिष्ट प्रोफेशन है। प्रोफेशन किसे कहते हैं? प्रोफेशन जैसे आप पढ़े हुए हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कि ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है, प्रोफेशन होता है, वोकेशन होता है यानी कि वृत्ति, ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट होता है, ये सब पढ़ा है आपने। उसी में से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक विशिष्ट है। ठीक है, तो लॉयर जो होता है वो क्या माना जाता है? लॉयर, वकील, यह एक प्रोफेशन, स्पेशल प्रोफेशन माना जाता है। देखो घूम टकरा बिक्र पे दलाली, ठीक, ये कौन सा प्रोफेशन है भाई? ठीक है, ये क्या है? ब्रोकरेज इसके बदले मिलता है, फुटकर व्यापार है, और दर्जी क्या है? जीविका चलाने के लिए, है ना, जो कहते हैं धंधा, वोकेशन कहते हैं, है कि नहीं? कहते हैं लोग उद्योग धंधा। तो ये व्यक्ति भी धंधा कर रहा है, ये व्यक्ति अपने वैसे धंधा का तो हिंदी में ना तो बड़ा गलत शब्द लोग लगा लेते हैं, है कि नहीं है? प्रोफेशन के लिए जरूरी क्या होता है? कैसे आप पहचानो कोई चीज प्रोफेशन है? जब किसी कार्य को करने के लिए विशेष स्किल की आवश्यकता होती है और वह स्किल अर्जित किया गया होता है, ट्रेनिंग लेकर के अर्जित किया गया होता है, और उसमें व्यक्ति जो है जब कार्य करता है तो केवल अपने उसी स्किल यानी ब्रेन का प्रयोग करता है, तब उसे प्रोफेशन कहा जाता है। जैसे डॉक्टर, ये भी क्या है? प्रोफेशन है। डॉक्टर के पास जाते हो, क्या करता है? आपको कुछ देता है? नहीं। जो वो 5 साल 10 साल पढ़ाई किया हुआ है उसी अनुभव के आधार पे आपके मुंह में टार्च जला करके, ठीक है, आंख आपका पलट के चेक कर लेता है और उसके बाद क्या करता है? पर्ची पे दवा लिख देता है और कहता है ले जाइए,
हमारे क्लिनिक में जो मेडिकल स्टोर है वहां से खरीद लीजिए और सोने के बाद जगने से पहले खा लीजिए। क्यों? यही खाता है, दवा का भी पैसा लेता है और लिखने का। तो डॉक्टर ने क्या किया, जब लिखा, ठीक है, तो अपने ब्रेन का यूज किया। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू पार्टनर्स इज अलाउड टू डिडक्शन इन कंप्यूटिंग फर्म बिजनेस। ठीक है, आप जानते हैं कि पर्सन की मीनिंग में फर्म को एक अलग पर्सन माना गया है, तो उसका टैक्सेशन अलग होता है, और जो पार्टनर होते हैं उनका टैक्सेशन अलग होता है। अब पार्टनरशिप में जो है, पार्टनर जो काम करते हैं उनको सैलरी दी जाती है। तो इनकम टैक्स में जो है ये बताया गया है कि उसका नियम है सेक्शन 185 में, ठीक है, कि कितना प्रतिशत तक जो है ब्याज की छूट दी जाएगी। ठीक है ना, और वो है कितना, 12%। मतलब 12% तक भी आप अपने इनकम का जो है सैलरी के रूप में बांट सकते हैं। उससे ऊपर बांटेंगे तो जितना ऊपर देंगे वो सब क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि नहीं है, कि पार्टनर्स को कितना मिला, 20% की दर से 2 लाख रुपया मिला सैलरी, कितने परसेंट की दर से, 20% की दर से, तो टैक्सेबल अमाउंट बताइए। तो आप जानते हो कि 20% की दर से तो कितना है, 2 लाख। अब 12% तक छूट है तो टैक्सेबल कितना है, 8%। तो आप फट से क्या करेंगे, 8% निकाल देंगे, 8 दूनी 16 और 4 चलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 लाख मिला है। और अच्छा 8 है, सॉरी हम वही सोच रहे हैं कहाँ से, 80,000 रुपये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ टी इज ग्रांटेड एग्रीकल्चर इनकम अंडर द रूल 8 ऑफ इनकम टैक्स। देखिए एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन आया, तो उसमें जो है जैसे टी है, रबर है, कॉफी है, इन 3 को जो है फुल्ली रूप से, क्योंकि इसको नकदी फसल माना जाता है, ठीक है। अपने क्षेत्र में गन्ना है, गन्ना को नकदी फसल माना जाता है। धान गेहूं जो है माना जाता है कि जीने खाने के लिए। तो टी, रबर और कॉफी ये जो है पार्शियली बिजनेस गुड्स माने जाते हैं और पार्शियली एग्रीकल्चर माने जाते हैं। तो कितना एग्रीकल्चर माना जाता है और कितना जो है बिजनेस माना जाता है, वही एक क्वेश्चन है। तो 60% तक जो है क्या माना जाता है, एग्रीकल्चर माना जाता है, और 40% क्या माना जाता है, बिजनेस, यानी 40% पे ही टैक्स लगेगा। ऐसे ही कॉफी में 75 का है, 25 का रेशियो दिया गया है। कॉफी में 75% तक जो है माना जाता है एग्रीकल्चर, 25। अब उसमें भी देखा गया होता है कि कॉफी का जो है कॉफी साफ किया गया है कि अभी ऐसे ही है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर से संबंधित याद रहेगा आपको कितना है, 60%। अब ये क्लास का लेक्चर होता तो मैं आपको पूरा समझाता, लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्या निम्न में से कौन सी कृषि आय है, ठीक है, एग्रीकल्चर से दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा कृषि आय, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग लाख, ठीक है। फिर अगला है इनकम फ्रॉम मार्केट, फिशरीज, फेरीज एंड फिशरीज, यानी कि घट, बाजार तथा मछली क्षेत्रों से प्राप्त होने वाला। इनकम फ्रॉम डेयरी एंड कैटल ब्रीडिंग, यानी डेयरी फार्म और जानवरों को चराने से आए। और इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर एंड क्रीपर्स। देखो पूछा है कौन सी कृषि आय है, ठीक है, ये तीनों एग्रीकल्चर नहीं है, ठीक है ना। आप बताओ लाख के ऊपर, लाख समझते हैं, हाँ, ठीक है, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग लाख। उसके बाद है घट, बाजार, मछली क्षेत्र। मछली क्षेत्र क्या होता है, जहाँ समुद्र रहता है, वो क्या कौन सा हल बैल चला रहे हो कि जो है गए वहां पर जो है ट्रैक्टर लेके खा जो दिए, 2-4 मछली को इसमें बो दिए, अब मछली उसमें निकल जा रही है, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। एग्रीकल्चर कब माना जाएगा, देखो एग्रीकल्चर में 2 क्रियाएं सम्मिलित होती है, एक प्राथमिक और दूसरी सेकेंडरी। दोनों में से कोई भी काम किया अगर जाता है तो ही वो एग्रीकल्चर माना जाता है। प्राथमिक में आता है आपका खेत की निराई गुड़ाई, ठीक है, उसके बाद जो है उसमें फसल लगाना, उसको साफ करना एटसेट्रा, ये प्राथमिक है। दूसरा जो है उसको बेचने योग्य बनाना, यानी कि कटाई, छटाई, ग्रेडिंग, समझ रहे हो नहीं, वो सेकेंडरी में आता है। इन दोनों में से इन तीनों में कोई काम नहीं होता। डेयरी फार्म में क्या होता है आप जानते ही, बताने की आवश्यकता नहीं। अब फूल एवं पौधे के उगाने से होने वाली आय, तो फूल पौधे में तो भाई आपको क्या करना पड़ता है, खुरपी लेकर के जो है
उड़ना पड़ेगा, कुदाल से उड़ना पड़ेगा, फिर उसमें पौधे लगा, फिर गेंदा का फूल निकलेगा, गमला में लगाओगे, अब तब ला करके जो है बेचोगे। ठीक, तो फूल पौधे उगाना ये एग्रीकल्चर में माना जाएगा, ये तीनों एग्रीकल्चर में नहीं माना सकता है। बेसिस मैंने बताया किस आधार पे आप तय करोगे। अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द इनकम। कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी आय है जो कौन सी आय में सम्मिलित नहीं होता। पहला है वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट आर परक्विजिट ऑब्टेन बाय द रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, एक प्रतिनिधि करदाता द्वारा प्राप्त लाभ या लाभ का मूल्य, दूसरा है लाभांश, तीसरा है लॉटरी से आय और पिता से प्राप्त 2.5 लाख का उपहार। ठीक है बच्चों, देखो ये जो तीनों होता है, ये जो तीनों आता है, ठीक है, वो कह रहा है कि इनकम में इंक्लूड होता है, ये इनकम की मीनिंग में शामिल है। अब मान लो सैलरी होल्डर हो, आपको परक्विजिट मिलता है, फ्री में रहने के लिए घर मिल गया, क्यों, तो उस घर की वैल्यू आपकी इनकम में तो जुड़ा जाता है सैलरी हेड में। लाभांश आपको मिलता है कंपनी से, आपने पैसा आपके पास बोरा बोरा भर के कंपनी में लगा दिए, उसके बदले में आपको डिविडेंड मिलता है, तो वो तो आय माना ही जाता है। फिर लॉटरी, ये तो फुली टैक्सेबल होता है, लॉटरी से इनकम। अब जो है पापा जी से मिला है कितना, 2.5 लाख रुपए का उपहार, यह उपहार टैक्सेबल नहीं होता है, मतलब इनकम में सम्मिलित नहीं किया सकता। इस संबंध में ये नियम है, ठीक है, कि अगर हमें अपने रिश्तेदारों से कितनी भी अगर गिफ्ट के रूप में मिलता है वो सब जो है इनकम में सम्मिलित नहीं किया जाता। लेकिन गैर रिश्तेदार नॉन रिलेटिव से 50,000 तक जो है एग्जेम्प्ट है। याद रखना कितना एग्जेम्प्ट है, 50,000। किसका, नॉन रिलेटिव। नॉन रिलेटिव मतलब गैर रिश्तेदार। रिश्तेदार की भी मीनिंग समझाया गया है कि माता पिता, माता पक्ष, पिता पक्ष और भाई, ये सब रिश्तेदार में आते हैं। किताब में लिखा है, नाम लिख दिया, सोनी, सोनी के पापा, सोनी की मम्मी, सोनी की मम्मी के भाई, सोनी की मम्मी के पिताजी, सोनी के पिताजी की बेटी, ऐसे समझाया गया है। तो जब पढ़ते हो तो लगता है जैसे रीजनिंग पढ़ने लगे। तो बच्चों गैर रिश्तेदार से 50,000 तक का क्या रहता है, एग्जेम्प्ट रहता है। अगर 50,000 1 रुपया भी दे दिया तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा, ये नहीं कि 1 रुपया टैक्सेबल होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। पूरा 50, मानो 50,000 1 रुपया, जैसे मान लो किसी ने गैर रिश्तेदार है और 55,000 रुपए का आपको गिफ्ट दे दिया, तो ये नहीं कि 50,000 छोड़ के 5,000 टैक्सेबल होगा, नहीं, पूरा 55,000 आपकी इनकम मानी जाएगी। ठीक है, अगर इसी तरह से मान लीजिए रिश्तेदार से मिला है, वसीयत में मिले, वो भी जो है इनकम में सम्मिलित नहीं होता है। कोई ट्रस्ट वगैरह हमको देता है गिफ्ट के रूप में, तो वो भी इनकम में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसका पूरा लंबा चौड़ा एक प्रोविजन है। इस प्रश्न के अनुसार आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, अब मानिए प्रश्न में पूरा इनकम टैक्स पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, वैसे भी ये वीडियो लंबा हो रहा है, क्यों। अगला है अंडर व्हाट कंडीशन असेसमेंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर आर सेम। कह रहा है कि कब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम माना जाता है। ठीक है, वैसे फोन जो है मैं अपना बंद रखता हूं, तो आप लोग भी बंद रखिए। कब असेसमेंट ईयर, तो जब मैंने आपको प्रीवियस ईयर पढ़ाया था तो उसी समय बताया था जो इसका एक्सेप्शन होता है, यानी कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि किसी तरह से ये एसएससी भाग रहा है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तब जो है उसका असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। आइए इसमें देखते हैं। कह रहा है कि व्हेन बिजनेस रिलेट्स टू प्रिसेबल गुड्स, यानी कि व्यापार नाशवान माल के संबंध में, व्हेन बिजनेस इज द बाइंग एंड सेलिंग शेयर। अरे भाई ये सब तो होता ही रहता है। शिपिंग बिजनेस और नॉन रेसिडेंट, कैसा है शिपिंग बिजनेस, यानी कोई नॉन रेसिडेंट है, पहली तो है भारत में नहीं, और वही किस व्यापार में रहता है, शिपिंग में। अब भारत के गुजरात के मान लीजिए बंदरगाह पर लेके आ रहा है, अगर उससे उसी समय टैक्स नहीं ले लोगे और बाद में सोचोगे तो तू वहां से लेके चला जाएगा, पता चलेगा ईरान पकड़ लिया जा, तब क्या होगा। ठीक, तो मान लो ईरान चला गया, वहां से उसको तेल मिल गया, तो लेके अमेरिका चला गया, अमेरिका से मिला कनाडा चला गया, कनाडा से पता चला 5 साल तक भारत में नहीं गया। हाँ, ट्रक वाले जैसे ट्रक चलाते हैं कि गोरखपुर से माल भरे लखनऊ के लिए, अब वो लखनऊ से गोरखपुर वापस थोड़ी ना आएगा, नहीं तो उसका तो भड़ रेलवे में चला जाएगा, तो वो वहीं बैठ के इंतजार करता है कि यहाँ से उसको फिर माल मिल जाए। तो वहां से माल अगर संयोग से गोरखपुर के मिल गया तब तो वापस आएगा, नहीं तो वहां से दिल्ली के लिए मिल गया तो दिल्ली चला जाए, दिल्ली से पुणे के लिए मिल गया पुणे चला गया, पुणे से बेंगलोर के लिए मिल, मानो वो बाहर ही रहेगा। उसी तरह से शिप में भी होता है। ठीक है, कि एक जगह माल मिला फिर वहां पहुंचाया, अब उसके बाद लेके गया तो गया। तो नॉन रेसिडेंट और किस में है, जहाज की कंपनी है, तो उससे जो इनकम होती है इसका प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, ये दोनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26,
इनकम टैक्स इज असेस्ड इन द फॉलोइंग ईयर। इनकम टैक्स कब लगाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं असेसमेंट ईयर। और कमाया कब जाता है? प्रीवियस ईयर। और लगाया कब जाता है? असेसमेंट ईयर। अगला है एबीसी लिमिटेड इज एन एसएससी व्हिच फॉल अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी। आप पेपर अब नाम से पता चल रहा है लिमिटेड लिखा है, तो लिमिटेड किसमें लिखा जाता है? कंपनियों में ना। क्यों भाई? हाँ, कि कोई सोल प्रोप्राइटर वाला इंडिविजुअल वाला है, अंडा का दुकान खोला है, लिख दिया रामलाल अंडा एबीसी लिमिटेड। ऐसा तो कोई दुकान देखा नहीं आपने? क्यों? किसमें लिखा होता है? कंपनियों में लिखा है, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्रीज, है कि नहीं? इन सब में लिखा होता है लिमिटेड सर। अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल ईयर मींस ए पीरियड ऑफ 12 मंथ व्हिच स्टार्ट फ्रॉम द 1st अप्रैल ऑफ द डे। ठीक है, ये असेसमेंट ये परिभाषा दिया गया है इनकम टैक्स में, तो 1 अप्रैल करेक्ट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम टैक्स लेविड ऑन द फॉलोइंग इनकम। ये देखो, ये पिछले अभी तीनों 4 क्वेश्चन पढ़े हैं, जो लोग 2023 का पेपर पढ़े हैं उनमें सब में ये क्वेश्चन दिया गया है। यानी ये कुछ क्वेश्चन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपको 2023 का भी क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, 24 का भी पढ़ना चाहिए, 25 का भी पढ़ना चाहिए। और आप अगर सबका बैठ करके वीडियो देख करके अगर अपने नोट्स बना लिए तो पक्का मान के चलिए टॉपर आप ही हैं। ठीक है, खुद से नोट्स बना लिए तो उससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन लिखोगे तो क्वेश्चन जो है जब एक बार लिखे रहोगे, जब दूसरे पेपर में लिखोगे तो आपको लगेगा, फिर आप सारे 5 पेपर का क्या करिए, कॉमन क्वेश्चन निकाल लीजिए, बढ़िया केस बन जाएगा। 25-30 क्वेश्चन ऐसे मिल गया, बाकी पढ़ लिए एकदम टकाटक 50 में 50 सही। अगला क्वेश्चन है इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द फॉलोइंग इनकम। किस पे लगता है भाई? इनकम टैक्स तो टोटल इनकम पे लगता है ना? किस पे लगता है? टोटल इनकम। ग्रास टोटल इनकम में से पहले डिडक्शन घटा दिया जाता है। क्या घटाया जाता है? डिडक्शन। तब आपको क्या मिलता है? टोटल इनकम। ठीक, और इसी पे टैक्स लगाया जाता है। ग्रास टोटल इनकम का मतलब क्या हो? पांचों हेड की इनकम को इकट्ठा करना, जो सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस, ये 5 हेड है। पांचों हेड की इनकम को इकट्ठा करते हो, अन्य व्यक्तियों की जो आय होती है उसको सम्मिलित करते हो, ठीक है, और कैरी फॉरवर्ड वगैरह जो करना होता है कर लेते हो। उसके बाद जो आता है उसको कहते हैं ग्रास टोटल इनकम। इसमें से डिडक्शन घटाते हो तो टोटल इनकम मिलता है, टोटल इनकम पे लिमिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेड ऑफ द इनकम। हेड कितने इनकम है? 6 हेड है, अभी मैंने तुरंत बोला था 5 हेड है, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी हेड, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। कोई लॉटरी से वाला हेड बोला क्या मैंने? नहीं बोला, तो यही क्या होगा? ये हेड नहीं है। ठीक है, इनकम फ्रॉम लॉटरी किसी हेड में नहीं आता। कैपिटल गेन आता है, हाउस प्रॉपर्टी आता है, सैलरी आता है, ये नहीं आता। प्रश्न में क्या पूछा है? नॉट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनकम टैक्स इन इंडिया इज चार्ज एट द रेट व्हिच द प्रिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग। कह रहा है कि भारत में जो है आयकर उन दरों पे वसूल किया जाता है जो इनके द्वारा प्रस्तावित होता है। किनके द्वारा? इनकम टैक्स एक्ट 1961। नहीं भाई, ये तो एक्ट का नाम है कि नहीं? ये नहीं होता। फिर है फिनांस एक्ट, किसके द्वारा होता है? फिनांस एक्ट के द्वारा। और सीबीडीटी जो है ना, इसको क्या करती है? नोटिफाई करती है। सीबीडीटी क्या करता है? नोटिफाई। मतलब फिनांस एक्ट के द्वारा तय हो गया, इसके कान में ही बोल दिया, ठीक है, कि आपकी पारी 20% से लिया है, तो ये क्या करता है? चिट्ठी लिख देता है, नोटिफिकेशन जारी करके सर्कुलेट कर देता है। अब उसी रेट से जो है टैक्स वसूला जाएगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पनिशेबल। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा दंडनीय है। अगर इनमें से बताओ कौन सा दंडनीय है। दंडनीय मतलब आपको जेल की हवा भी मिल सकती है और पेनल्टी भी लग सकता है। तो कर का बचाव भाई, ये तो इनकम टैक्स खुद नियम बना कहता है कि एलआईसी कराओ छूट पाओ, है कि नहीं है? ये नहीं है, क्या है? टैक्स डिवीजन, यानी कि कर बचाने के लिए कर बचाओ पूरा में भर भर के पैसा रखते हो और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय नहीं बताते, है कि नहीं? अपने नो कर्जा कर घर में पिल्ला पिल्ली के नाम प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, ठीक, पैसा पर टैक्स बचाने के लिए। अच्छा, पिलवा जाके बता देता है, ठीक है, दूसरे से, ठीक, तो वो आगे घूम होकर के आपको क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं और कहते हैं आपको अब क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा, 40% पेनल्टी देना पड़ेगा। और अगर लग गया कि इनलीगल है तो वहां पर आ जाएगा प्रवर्तन निदेशालय, अब वो जेल की हवा भी खिलाएगा। तो बहुत सारा नियम है, जिसमें बी इनलीगल है, बाकी सब क्या है? लीगल है। टैक्स प्लानिंग लीगल है, मैनेजमेंट लीगल है, टैक्स एविडेंस भी लीगल। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन कितना तेज क्या है? A company does not become the following in the previous year. एक कंपनी जो है या तो रेसिडेंट होती है या तो नॉन रेसिडेंट, ठीक है ना? तो क्या नहीं हो सकता? नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये नहीं हो सकता। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन होता है भाई? केवल इंडिविजुअल और एचयूआर।
कंपनी नहीं हो सकती। कौन हो सकता है? इंडिविजुअल और एचयूएफ। ओनली टू नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट केवल दो होते हैं, इंडिविजुअल और एचयूएफ। बाकी जितने भी पर्सन की भी नहीं आते हैं, या तो रेसिडेंट हो गया या तो नॉन रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी इज एवरी ईयर। ये भी प्रश्न रिपीट ही है, चेंज हो सकता है भाई। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए क्या बताया गया कि हमारे प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा रहा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब मान लीजिए कि आलोक जी की शादी हो गई, अब इस साल तो 182 दिन भारत में रहे, ठीक है, लेकिन चाइनीज सिंह की शादी हो गई, अब ये शिफ्ट हो गए चाइना में, तो अगले साल इंडिया में रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। क्यों? तो उस साल तो वो क्या हो जाएंगे? नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे। तो ये मे बी चेंज, यानी कि प्रत्येक वर्ष बदल सकता है। अगला क्वेश्चन है एन एसएससी में बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। यानी कि निवासी स्थिति के आधार पर करदाता को कितने भागों में बांटा जाता है? तो भैया 3 भागों में बांटा जाता है। तो कुछ लोग कहेंगे 2 ही भाग में होते हैं, क्योंकि सब पे लागू नहीं होता है। तो एक होता है रेसिडेंट, यानी जिसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया कहा जाता है, एक होता है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, और तीसरा होता है नॉन रेसिडेंट। तो इस हिसाब से तो ये आंसर सही है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, नॉन ऑर्डिनरी तो केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ हो सकते हैं, बाकी जो है तो केवल रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट होते हैं। तो अगर इस लॉजिक पे जाओगे तो 2 ही होगा। ठीक है, अब पेपर में क्या फिट हुआ है, जो पेपर बनाया वो क्या मानता है, वही महत्वपूर्ण होता है। मेरे हिसाब से 3 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम रिसीव आप डीम टू बी रिसीव इन इंडिया इज टैक्सेबल ओनली इन द हैंड ऑफ। ठीक है, कह रहा है कि इनकम रिसीव आर डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। स्कोप ऑफ इनकम में मैंने ये आपको सेक्शन 14 में पढ़ाया था। ठीक है, कि इनकम रिसीव आर डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, तीनों के हाथ में टैक्सेबल होता है कि नहीं है? तो तीनों के हाथ में मतलब समस्त एसएससी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है बच्चों, चाहे वो ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, और चाहे नॉन रेसिडेंट। भारत में लिख दिया तो पक्का लगेगा। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति को निवासी बनाने के लिए भारत में कितना दिन रहना होता है? ये तो बच्चा जानता है। क्यों भाई? कितना है? 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। भारत में निवासी होने के लिए पहली जो आधारभूत शर्त है वो कि 182 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहना चाहिए। और अगर इस शर्त को कोई पूरा नहीं करता तो दूसरी शर्त क्या है कि हमारे प्रीवियस ईयर में 60 दिन और हमारे प्रीवियस ईयर के ठीक पूर्व के 4 गत वर्ष में मिला के कुल 365 दिन। बोथ कंडीशन आर सैटिस्फाइड देन सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। यानी कि 60 दिन हमारे प्रीवियस ईयर में रहा और हमारे प्रीवियस ईयर के पूर्व के 4 गत वर्ष में कुल मिला के 365 दिन इंडिया में रहा, तो भी भारत का निवासी माना जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 182 के लिए पहली शर्त है, तो ये करेक्ट है। ये दोनों कंडीशन से व्यक्ति रेसिडेंट बनता है। आगे बढ़ते हैं। निवास स्थान की दृष्टि से एक कंपनी करदाता निम्न में से क्या नहीं हो सकता? प्रश्न रिपीट अभी ऊपर आया था, ठीक है ना, नॉन रेसिडेंट। एक ही प्रश्न 2 बार दे दिया बच्चों के बल्ले बल्ले। जिनका गलत हुआ दोनों क्वेश्चन गया और जिनका सही हुआ दोनों सही हो गया। क्यों? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखो रेसिडेंशियल स्टेटस से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। अब मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस की थ्योरी बहुत शानदार पढ़ाया है और 1 घंटे 5 मिनट का वीडियो अपलोड है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके उसको पढ़ लीजिए, ताकि जो है आपको जरूर पूरी कि क्वेश्चन एज इट इज भी पूछेगा। अरे थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, इसलिए वो वाला वीडियो आप पढ़ लीजिए तो आपको रेसिडेंशियल स्टेटस बढ़िया समझ में आ जाएगा। लिखा हु शैल पे टैक्स ऑन इनकम अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, यानी कि भारत के बाहर उपार्जित और उदय। तो ये बताइए, भारत के बाहर ही कमाया, भारत के बाहर ही प्राप्त किया, सब कुछ भारत के बाहर। तो कोई विदेशी आ गए भारत में टैक्स देने नहीं ना, कौन देगा? जो यहाँ कराएगा फंस जाएगा बेचारा, है कि नहीं? रेसिडेंट जो होगा केवल वही। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है? अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ओनली रेसिडेंट। ठीक है ना? और रेसिडेंट में कौन सा रेसिडेंट होना चाहिए? ऑर्डिनरी रेसिडेंट, केवल निवासी या साधारण निवासी। ठीक है, अब निवासी में कंपनी होगा, फर्म होगा, ठीक है, यूपी बीओवाई ये सब होंगे, और साधारण निवासी में इंडिविजुअल और एचयूएफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। निम्न में से कौन सी आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर योग्य है? देखो भाई, एग्रीकल्चर से जो इनकम होती है वो एग्जम्प्ट माना जाता है,
उसको थोड़ा टैक्सेबल कराया जाता है दूसरे तरीके से, लेकिन सीधे सीधे अगर किसी के पास एग्रीकल्चर इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगता। भारत का कोई किसान जो है टैक्स भरने रिटर्न फाइल नहीं करता। फिर है रिसीव फ्रॉम एचयूएफ, इनकम फ्रॉम फर्म, इनकम फ्रॉम अ चैरिटेबल कंपनी। पूछा क्या है, विच आर द टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो बच्चों इसका लिखा है इनकम फ्रॉम अ चैरिटेबल कंपनी, पुनः कंपनी से आय अगर होती है तो वो क्या माना जाएगा, कर योग्य माना जाएगा। वैसे तो रिसीव फ्रॉम एचयूएफ, ठीक है। एचयूएफ क्या है, अब इसको समझना पड़ेगा प्रश्न को। आपको लग रहा होगा कि भाई प्रश्न की मीनिंग में है, एचयूएफ का टैक्सेशन जो होता है वो अलग से होता है। अब जो एचयूएफ का टैक्सेशन हुआ या फर्म का भी जो टैक्सेशन होता है वो दोनों का क्या होता है, अलग से होता है कुछ। अब मान लीजिए कि उनकी इनकम पे एक बार टैक्स लग गया, अब उसी पैसे को फिर परिवार की इनकम में मिला दिया गया, या जो प्रॉफिट बचा वो पार्टनर्स में बांट दिया गया। तो इनकम टैक्स का एक फंडामेंटल नियम है कि एक ही इनकम पे दो बार टैक्स नहीं लग सकता। तो जो एचयूएफ से आपने रिसीव किया इस पे ऑलरेडी एचयूएफ ने टैक्स दे दिया होगा, फर्म से जो आपने रिसीव किया वो भी ऑलरेडी इस पे टैक्स लग चुका, और एग्रीकल्चर पे लगता ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन, इनकम फ्रॉम चैरिटेबल कंपनी। कोई चैरिटेबल कंपनी है उससे इनकम आपको हो रही है, बात समझ रहे हो, तो वो आपके हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। बात समझ में आया। अमान गोरखनाथ मंदिर में तुमको लड्डू बनाने का ठेका मिलेगा, तो क्या है, लड्डू बनाओगे तो उसके बदले में पैसा लोगे तो तुम्हारी इनकम नहीं मानी जाएगी, मानी जाएगी ना, क्यों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच आर द फॉलोइंग इज एग्जाम। आपको बताना है इसमें से कौन सा एग्जाम है। पहला स्टडी पेड टू ए एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर है कि एक एमएलए को प्राप्त क्षेत्रीय भत्ता, सशस्त्र सेना के सदस्य को प्राप्त पेंशन, एक घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश। देखो बच्चों ये चूंकि पेपर पुराना है, समझ रहे हो कि नहीं, तो नियम इनकम टैक्स में हर साल चेंज होते हैं, नियम हर साल चेंज होते हैं। अभी क्या है कि डोमेस्टिक कंपनी से, पहले क्या था कि जो डोमेस्टिक कंपनी होती थी वो जो डिविडेंड बांटती थी उस डिविडेंड पे टैक्स कंपनी ही चुका देती थी, इसलिए शेयर होल्डर्स के हाथ में वो एग्जेम्प्ट होता था, ठीक है। अब ये कंपनियों के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन होता था, एक एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ता था, तो सरकार ने उसमें सुधार किया और कहा तुम अपना डिविडेंड बांट लो, जिसको दोगे उससे हम वसूल लेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो अब ये नियम आ गया, तो इसलिए लिखा है नियम में से कौन सा कर मुक्त है, तो भैया यहाँ लिखा है घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश। तो इस वर्ष के नियम के हिसाब से तो ये सही है, लेकिन अभी जो आपका असेसमेंट ईयर चल रहा है 25-26 उसमें ये क्वेश्चन सही नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये देखो आपके मन में आ रहा होगा कि जो एमपी एमएलए है उनको सैलरी मिलता है वो कहाँ टैक्सेबल होता है। अरे भाई सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो टैक्सेबल होता है ना, क्योंकि सैलरी हेड में टैक्सेबल होने के लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन होना जरूरी होता है। अब चूंकि एमपी एमएलए खुद सरकार है, वो तो किसी के नौकर है नहीं, है कि नहीं है, तो उनका सैलरी हेड में टैक्सेबल होकर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। पूछा है कर मुक्त है, तो इस वर्ष के नियम के हिसाब से डोमेस्टिक कंपनी से प्राप्त डिविडेंड कर मुक्त माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, इन द केस ऑफ पार्टनर his share of profit of her profit सैलरी। अब मान लीजिए पार्टनर है, फर्म है, पार्टनर का अलग टैक्सेशन होता है, फर्म का अलग टैक्सेशन होता है। अब जो फर्म की प्रॉफिट हुई उस पर टैक्स किसने दिया, फर्म ने दिया। अब टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा वो शेयर होल्डर्स में पार्टनर्स में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उस पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है ना, इसलिए पार्टनर्स के हाथ में वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट, ठीक है ना, उसके यानी कर मुक्त होगा, कर नहीं लगेगा। अगला लिखा है डेली अलाउंसेस सी बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको डेली अलाउंसेस मिलता है ना, सूती पान खान गांजा बीड़ी पीने के लिए जो सांसद होते हैं, अपने गोरखपुर सांसद कहाँ है, धोखा मारते हैं, ठीक, तो इसके लिए इनको क्या मिलता है, डेली अलाउंसेस। डेली अलाउंसेस का मतलब जो हमारे, ये तो मजाक में मैंने कह दिया, जाके रविकिशन से कोई कहीं निकला ये पढ़ाते समय कह रहे हैं कि गांजा पीते हैं, ठीक है, कल बुलडोजर बाबा का बुलडोजर लेकर आके मेरे घर बुला तब का हो, तो ऐसी डेली अलाउंसेस जो डेली चाय पानी नाश्ता लोग मिलने जुलने आते हैं, ठीक है, नेता है तो उनके पास तमाम लोग मिलने जुलने आते हैं, तो उनके आव भगत में बहुत सारा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो इसके लिए सरकार उनको क्या देती है, दैनिक भत्ता। तो भाई वो किस लिए मिला है, खर्च करने के लिए मिला है, इनकम थोड़ी ना। हाँ वो अलग बात है, कुछ सांसद जी लोग क्या करें, मान लीजिए थोड़ा उनमें से बचा लें, तो बताने थोड़ी जाएंगे कि हम बचा लिए, क्यों, तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी कर्मचारी को प्रदत्त मनोरंजन भत्ता। देखो भाई
अभी शुरू में मैंने जब आया था डिडक्शन वाला पहला ही क्वेश्चन था, तभी बताया था कि इंटरटेनमेंट अलाउंसेस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई अप टू 5000 एग्जैक्ट, ठीक है, यानी एक्चुअल अमाउंट अथवा 5000 जो दोनों में कम होगा उसकी छूट दी जाती है। मान लो कोई सरकारी कर्मचारी उसको 3000 रुपए मिल रहा है इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, तो 5000 का छूट नहीं पाएगा। मैक्सिमम अमाउंट कितना है 5000। ठीक, अब आपके मन में आ रहा सर प्राइवेट एम्प्लॉय है, अब उसको ऑर्केस्ट्रा देखने का पैसा मिले तो, इंटरटेनमेंट के लिए पैसा मिले तो भैया सर इनकम टैक्स काटा है, तुम प्राइवेट एम्प्लॉय हो, तुमको मनोरंजन का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है वो 100% टैक्सेबल होता है, ठीक है ना। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कितना है 5000 पर ईयर मैक्सिमम अमाउंट है, ठीक है भाई। ये मंथली मत समझ लीजिएगा, यहाँ ईयरली की बात है। अगला है क्वेश्चन, डिडक्शन मेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। अगर जो है मान लीजिए पीएफ में पैसा जमा होता है तो पीएफ का पैसा कौन काटता है, एम्प्लॉयर ही तो काटता है, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो किसी भी तरह का अगर डिडक्शन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी से किया, बात समझ रहे हैं, तो जितना डिडक्शन होता है एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए वो जाकर एम्प्लॉय की सैलरी में जोड़ दिया जाता है, ताकि पता चल सके कि उसकी सकल कुल वेतन कितना है, ठीक है बच्चों। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन लिखा है, इंक्लूड इन हिज सैलरी, यानी एम्प्लॉय की सैलरी में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट अगला है, अब बीच बीच में जो है देखो एक आध सैलरी हेड वगैरह का भी क्वेश्चन आ रहा है। अब क्योंकि ये फर्स्ट पेपर है, आपको तो पूरे फर्स्ट और सेकंड मिला के देना है, तो ये फर्स्ट पेपर है, इसमें कुछ ही चैप्टर है, इसलिए चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन मिल रहा है। लेकिन जब आप इस साल 2026 में एग्जाम दोगे तो आपके लिए पूरे 24 से 28 चैप्टर हैं, और अगर समय से एक एक प्रश्न उठा दे तो अभी 28 प्रश्न तो उसको वैसे ही मिल जा रहा है, तो आपके लिए ज्यादा कठिन हो गया, इसलिए क्योंकि कहां से एक प्रश्न उठाएगा, इतना प्रोविजन दिया गया है, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन आमतौर पे कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं वही पूछे जाते हैं एग्जाम में। विश्वविद्यालय इसलिए एग्जाम आपका नहीं करा कि आपको फेल करके बाहर करना, इसलिए एग्जाम करा था कि आपको पास करके अगले क्लास में ले जाना, इसलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीरियोडिक पेंशन पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज, सरकारी कर्मचारियों को भुगतान सामयिक पेंशन पूर्णतः कर योग्य होता है, ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वेतन शीर्षक में कर योग्य नहीं होगा, ठीक है भैया। तो वेतन में तो समझाया गया कि सैलरी तो सम्मिलित ही होता है, फिर है वॉलंटरी पेमेंट टू द एम्प्लॉयर, ये भी होगा, कमीशन फ्रॉम ए एजेंसी, एजेंसी से मिला कमीशन, ठीक है, मालिक और नौकर का संबंध नहीं है, आप किसी एजेंसी से जुड़े हुए हो और जो है उसके लिए काम करते हो और आप उसके बदले में क्या पा रहे हैं, पेंशन पा रहे हैं, सॉरी पेंशन कर रहे हैं, कमीशन पा रहे हैं, तो आप उसके नौकर थोड़ी लोगे, क्लियर है। और सैलरी हेड में टैक्सेबल होने के लिए मालिक और नौकर यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना जरूरी है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, व्हिच आर द फॉलोइंग अलाउंसेस इज नॉट फुल्ली एग्जेम्प्ट, इनमें से आपको बताना है कौन सा फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं है। तो कन्वेंस अलाउंसेस जो है वो पार्शियली होता है, कन्वेंस अलाउंसेस क्या होता है, पार्शियली होता है, बाकी सब क्या है फुल्ली है। अलाउंसेस ऑफ जज हाई कोर्ट के जज का जो मिलता है फुल्ली एग्जेम्प्ट है। पर्सनल एक्सपेंसेस, कॉम्पनसेशन अलाउंसेस, ये भी जो है क्या है, जो उच्च न्यायालय के जज हैं, यातायात कर्मचारियों की व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति बता ट्रक वाले होते हैं उनको मिलता है, फिर दैनिक भत्ता, ये सब जो है फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं होता। प्रश्न ये था, कर मुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा अनुलाभ विशिष्ट नहीं है, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है। ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटी बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, यानी नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को विशिष्ट प्रतिभूतियों का हस्तांतरण, ये जो है विशिष्ट अनुलाभ में नहीं माना जाता है, ठीक है। बाकी कार की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा, निःशुल्क गैस पानी बिजली, ये सब जो है विशिष्ट अनुलाभ माने जाते हैं, और विशिष्ट कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होते हैं, जो नॉन स्पेसिफिक एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए कर मुक्त माना जाता है। अब स्पेसिफिक एम्प्लॉय कौन होता है उसके लिए अलग नियम बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, और अंतिम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग परक्विजिट इज नॉट एग्जेम्प्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सा एग्जेम्प्ट नहीं है। तो भैया टेलीफोन और मोबाइल फैसिलिटी,
ये जो है आपका एग्जेम्प्ट नहीं है, बाकी सब क्या है एग्जेम्प्ट है। ठीक, कन्वेंस फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है। मान लो मैं यहाँ कॉलेज में आता हूँ, मेरा कॉलेज वाला जो है मुझे अपने घर से उठाए और यहाँ पटक दे, या फिर यहाँ से उठा के घर पे पटक दे, इसी को कन्वेंस कहते हैं ना। हाँ, तो वो उससे मेरा फायदा क्या हो रहा है, ये तो बस इसलिए बैठा रहा है टाइमली सारे टीचर पहुंच जाए, नहीं तो कोई 9:30 बजे पहुंचेगा, कोई 9:45 बजे पहुंचेगा, ऐसे। तो ये अपनी सुविधा, परिवार नियोजन की सुविधा, ठीक है। उसके बाद निःशुल्क भोजन पानी पेयजल फ्री में है। अब यहाँ पे अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी चाय बन के आएगा, मैं पी लूंगा, तो उसके लिए पैसा दूंगा। अरे बाप, ठीक। तो क्या होता, टेलीफोन और मोबाइल फैसिलिटी ये एग्जाम्प्ट नहीं है, ये तीनों क्या है एग्जाम्प्ट है। भाई ये प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए चारों ऑप्शन, इनकम टैक्स में चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। तो आपके समझ में आ गया, ये हम लोगों ने जो है पेपर पढ़ लिया। 2024 का फर्स्ट पेपर था, 2023 के भी हमने पेपर दोनों पढ़ाए हुए हैं, उसको भी पढ़िए, आपको पता चलेगा कैसे प्रश्न आ रहे हैं। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। 2-3 साल में आपका ब्याह हो जाए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप समझ सकते हैं हम क्या कहने वाले हैं, ठीक है। इसलिए चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले पेपर में।